यूपीएससी पीएससी एग्ज़ाम मंथन में। और आज का मिसलेनियस टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आखिर क्या है? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूवल दे दिया है। और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में राइट फ्रॉम द स्कूल टू हायर एजुकेशन, दैट इज़ आपका स्कूल और हायर एजुकेशन वाले जितने भी कोर्सेज हैं उन सब में वाइड लेवल चेंजेस किए गए हैं। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है के कस्तूरी रंजन, जो कि इसरो के पूर्व चीफ थे, उनके द्वारा तैयार किया गया था। और ये उनने दिसंबर 2018 में सबमिट कर दिया था। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे पार्लियामेंट में सबमिट किया गया और फाइनली अब ये इसे अप्रूवल मिला है। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एम बनाया गया है वह है कि इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। ये इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन एम है। इसके साथ ही साथ एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम अब चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया में अभी तक जो पब्लिक स्पेंडिंग होती है शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत ही कम है। तो अभी के अगर देखा जाए फैक्ट्स फिगर्स तो 4.45% ऑफ जीडीपी हम स्पेंड करते हैं एजुकेशन में, लेकिन अब इस पॉलिसी के थ्रू उसे कह दिया गया है कि 6.6% स्पेंड किया जाएगा एजुकेशन पे जीडीपी का। इसके साथ ही साथ हमें यह जानना होगा कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है यह 21वीं सदी की पहली पॉलिसी है तथा इसके पहले दो और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आई थी जो कि 1968 में और 1986 में आई थी। अगर हम इस कंप्लीट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो यहाँ हमने इसे 6 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हर सेक्शन में प्रॉपर तरीके से बन पाए कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इन सारे पिलर को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो पहला पिलर है स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% करने की बात कही गई है और वो भी 2030 तक। तो ये एक बड़ा टारगेट है और इसे अचीव करने की बात 2030 तक की जा रही है। इसके साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों को एजुकेशन के एम्बिट में लेके आने के लिए ओपन स्कूलिंग सिस्टम को बढ़ावा देने की बात कही है। इस ओपन स्कूलिंग सिस्टम से 2 करोड़ लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और एक मेजर चेंज हुआ है वो है 10+2 सिस्टम से हम बाहर निकलते हुए एक नया सिस्टम 5+3+3+4 यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो ये है और नया स्ट्रक्चर है वो ये है। नाउ लेट्स कंपेयर कि यहाँ पे क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। 10+2 सिस्टम में वी डोंट इंक्लूड द प्री प्राइमरी एजुकेशन विच इज़ अ वेरी असेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड। तो इन 3 सालों को अब हम यहाँ ऐसे डिवाइड कर रहे हैं कि 3 इयर्स आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका जो होती है जिसे बोला जाता है उसमें डिवाइड कर दिया गया है। और क्लास 1 एंड क्लास 2 को कंबाइन करके 5 जो इसका फर्स्ट पिलर है वो यहाँ पे रख दिया गया है इस स्ट्रक्चर का। और अगला है 3 इयर्स का एजुकेशन जो कि क्लास 3 से क्लास 5 होगा और उसके बाद 6 to 8 होगा जो कि अगला 3 इयर्स का एजुकेशन है। और अगले 4 इयर्स में हम 9 to 12 को टारगेट करने वाले हैं। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अब रीडिफाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो 10th और 12th में जो अभी रॉट लर्निंग होती है या फिर मेमोराइजिंग द फैक्ट्स वाला सिस्टम होता है उसे हम चेंज कर रहे हैं और हम लेके आ रहे हैं कि कोर कॉम्पिटेंसी के बेस में टेस्ट होने वाला है। और जो एग्जामिनेशंस होंगे वो 2 बार एग्जामिनेशन करने की बात कही गई है। 10th और 12th बोर्ड की जो एग्जामिनेशन होगी उन्हें 2 बार कराने का बात बोली गई है। स्कूल गवर्नेंस के लिए उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए एक नया एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क यहाँ पे लेके आने की बात कही गई है और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को यहाँ सेटअप किया जाएगा जो कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स को गवर्न करेंगी। और एम्फेसिस दिया गया है फाउंडेशन लिटरेसी एंड द न्यूमेरेसी पे। इसके साथ ही साथ क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कही जा रही है और इंटर्नशिप चालू करने की बात कही जा रही है। अगर बच्चे को किसी स्पेसिफिक फील्ड में कोई इंटरेस्ट है तो वहाँ जाके वो वोकेशनल ट्रेनिंग सीख सकता है। या फिर
बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स में लेट्स से कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है, कारपेंटरी में कुछ टेक्निक दिया जा रहा है, कुछ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ बच्चों में नई ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ऐसे नए सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। और इसके साथ ग्रेड 5 तक मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में अब टीचिंग को बोल दिया गया है कि उसका प्रावधान रख दिया गया है। कोई भी नई लैंग्वेज वहाँ इम्पोज नहीं की जाएगी बच्चों पे। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट लेके आने की बात कही है। तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस और ट्रैकिंग होगी उसे हम उसके लर्निंग आउटकम के साथ में कंपेयर करेंगे। तो दिस विल बी योर 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस। और यहाँ पर एक नई कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन को लाने की बात कही गई है 2021। और ये दो जो संस्थाएं हैं हमारी मेजर, इन दोनों के कंसल्टेशन से होगा। एक तो एनसीईआरटी और दूसरा है एनसीटीई। स्कूल में जो टीचिंग के लिए जो टीचर्स आते हैं उनके लिए अब 4 साल का बीएड कंपलसरी कर दिया गया है 2030 से। तो ये चेंजेस हमने देखे हैं कि स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस हुए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिलर जो कि हायर एजुकेशन का पिलर है। हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अभी करंटली 26.3% का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उसको जस्ट ऑलमोस्ट डबल अप करने की बात की जा रही है और उसे 50% करने की बात कही जा रही है। यही हमने देखा था जो हमने स्कूलिंग जो एजुकेशन था उस पिलर में देखा था कि इसे 100% करने की बात कही जा रही है। यहाँ इसे 50% करने की बात कही जा रही है। और इसके साथ ही साथ होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का एक फ्लेक्सिबल करिकुलम यहाँ पे लेके आने की बात कही, जो कि एक बहुत वेलकम चेंज है। जैसे कि अभी का सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे जो अपना फ़नल बना हुआ है, ये फ़नल है जो पाइपलाइन है, वो एक एंट्री होता है और एक एग्ज़िट होता है। जैसे कि आपने लेट्स से कि मैथ्स ले लिया या बायो ले लिया या आपने कॉमर्स ले लिया, तो आप उसी स्ट्रीम में आगे बढ़ते जाते हैं और आपके पास कभी मौका नहीं मिलता कि आप कुछ और नई चीज़ यहाँ एक्सप्लोर करें। लेकिन ये एक बड़ी खामी है पूरे एजुकेशन सिस्टम में। इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए यहाँ पे नए नए एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट यहाँ पे लेके आने की बात कही है। तो स्टूडेंट को इससे अलग अलग सेक्टर्स में योगदान इनका बढ़ने लग जाएगा और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। पूरा एजुकेशन सिस्टम एक नए लेवल पे रिफॉर्म होगा। ये बहुत ही वेलकम चेंज है। अगला चेंज हो रहा है, एमफिल की डिग्री को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब एमफिल यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही साथ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को इस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ द क्रेडिट। और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को आईआईटीज़ और आईएम्स के पार पे लेके आने की कोशिश होगी इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो होगा वो क्रिएट किया जाएगा। वो एक ऐसी अपेक्स बॉडी होगी जो कि स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ रिसर्च को प्रमोट करेगा और यहाँ पे एक नई कैपेसिटी डेवलप करेगा इंडिया में, जो कि रिसर्च को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही साथ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप करने की बात कही गई है। तो ये एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी जो कि कंप्लीट हायर एजुकेशन को देख रही होगी, मॉनिटर कर रही होगी। लेकिन एक इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इससे मेडिकल एजुकेशन और लॉ एजुकेशन को, लीगल एजुकेशन को अलग रखा गया है। तो उनकी गवर्निंग बॉडीज़ जैसी हैं वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन बाकी जितने भी हायर एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको इस अम्ब्रेला के नीचे लेके आ गया है। पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेम सेट ऑफ रूल से गवर्न किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये 4 पिलर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में लेके आने के लिए बोला गया है। एक तो रेगुलेशन के लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल जो कि आपके स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए होगा, फंडिंग के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन बनेगा और एक्रीडिएशन के लिए नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल बनाई जाएगी। तो ये जो चेंजेस हमने देखे हैं ये कम्प्लीटली हायर एजुकेशन वाले पिलर से संबंधित थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो डिजिटल एजुकेशन में एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम के बनाने की बात कही गई है जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी होगी और ये जो बॉडी होगी वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ पे काम करेगी और एंड यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस द लर्निंग, असेसमेंट एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब जो फील्ड होंगी लर्निंग के लिए, असेसमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन में ये अपना योगदान देगी। इसके साथ ही साथ एक नई टेक्नोलॉजिकल यूनिट बनाने की बात कही गई है जो कि आपकी हायर एजुकेशन के रिसोर्सेज को चेक करती रहेगी या मॉनिटर करती रहेगी और
इसी में यही जो यूनिट होगी वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में हेल्प करेगी। जैसे गाँव में जो स्कूल्स हैं या फिर शहरों में जो स्कूल्स हैं वहाँ पे कैसे नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, बच्चों को कैसे कंप्यूटर का वहाँ पे ज्ञान पहुँचाया जाए, या फिर कोई जो आपकी एजुकेशन होती है वो कैसे प्रोवाइड की जाए, तो वो सारे काम इस विंग के द्वारा किए जाएंगे। इसके बाद अगर अगले पिलर पे आए हम, तो टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए हमने देख ही लिया है, टीचर एजुकेशन के लिए हमने देख लिया है कि 2030 तक बीएड को मैंडेटरी कर दिया जाएगा, जो कि 4 साल का कंपलसरी कोर्स होगा। टीचर्स के ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी बात यहाँ पे की जा रही है, जिससे उनको बाहर का एक्सपोजर भी मिल सकता है, और अगर विदेशों से भी अगर हम टेली एजुकेशन के थ्रू उनको ट्रेनिंग दे पाएँ तो इट विल बी ग्रेट। तो उसी पर्सपेक्टिव से ये नया इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया गया है ऑनलाइन एजुकेशन का। और ये एक डिवाइड जो होता है, जो डिजिटल डिवाइड जो होता है, उसको कम करेगा, उसको भरेगा ये। अगला पिलर है हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड। तो ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड में इंडिया इज़ इन ए प्लेस की जहाँ पे मतलब इंडिजिनस नॉलेज और यहाँ का ट्राइबल नॉलेज, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसको कहीं ना कहीं से एजुकेशन में लाने की बात ये एजुकेशन पॉलिसी कह रही है। तो अकॉर्डिंग टू द करिकुलम और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ न कुछ नए चैप्टर्स या करिकुलम में कुछ नए सब्जेक्ट्स को ऐसे इंक्लूड किया जाएगा। और इन सब के अलावा सारे जितने भी बचे हुए चेंजेस हैं उन सबको हम एक पिलर में देखते हैं कि क्या क्या और बचे हुए चेंजेस हमारे पास हैं। तो एक तो नेशनल असेसमेंट सेंटर परख यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि बच्चों को एक्सेस करने के लिए कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, उनकी लर्निंग कैसी है, तो उनके लिए परख यहाँ पे बनाया जा रहा है। उसके बाद ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर इंडिया में अपने कैंपसेस सेटअप करने के लिए हम इनवाइट करने वाले हैं। इससे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे एजुकेशन में योगदान बढ़ेगा, साथ ही साथ भारत का जो विदेशी मुद्राएं जो दूसरे कंट्रीज़ में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर और वहाँ पे लिविंग एक्सपेंडिचर जारी होती है, वो सारी इंडिया में बचने लग जाएगी। और इम्पॉर्टेंट 2 फंड्स यहाँ पे बात की जा रही है। एक तो जेंडर इंक्लूजन फंड यहाँ पे बनाने का जाएगा, और स्पेशल एजुकेशन जोन्स यहाँ बनाए जाएंगे, जो कि डिसएडवांटेज रीजन्स के लिए होंगे और ग्रुप्स के लिए होंगे। 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की बात चल रही है, जो कि एक है पाली, दूसरा पर्शियन और प्रकृत। ये तीनों यहाँ पे बनाए जाएंगे। और ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का भी नए नए विंग्स इनके सेटअप किए जाएंगे, ताकि इन तीनों लैंग्वेजेस का प्रमोशन हो सके। और इट ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज द जीडीपी स्पेंडिंग। जो हमारा अभी करंट एजुकेशन के लिए जो स्पेंडिंग है वो अराउंड 4.6% है, तो इसको बढ़ाते हुए हम 6% करने की बात कह रहे हैं, जो कि वेरी मच रिक्वायर्ड है। कई हमारे ऐसे देशों से अगर जो डेवलपिंग नेशन से उनके कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो एजुकेशन स्पेंडिंग है बहुत कम है। आइए देखते हैं कि अभी एजुकेशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है तथा पिछली पॉलिसीज़ में क्या क्या योगदान दिया है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो एक जल्दी से एक सरसरी निगाह इस पर डाल लेते हैं, एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल के बारे में बात की जा रही है, जो कि दोनों आर्टिकल डीपीएसपी से रिलेटेड हैं, और ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, जो कि इक्विटेबल स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन को स्टेट सब्जेक्ट से कंकरेंट लिस्ट में लेके आ गया। तो सेंटर और स्टेट जो हैं दोनों अब एजुकेशन पे साइमल्टेनियसली काम कर पाएंगे, और जो ब्लूप्रिंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है उसको स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर सकते हैं। बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं किया गया है, ये एक ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं किया गया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज़ वहाँ बना सकते हैं। जैसे कि हम देखा है कि जो तमिलनाडु है उसने 3 लैंग्वेज फार्मूला पे काम नहीं किया था, जो कि फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम में लेके आया गया था 1968 में। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल राइट जो कि अपने पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 21A में, इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके साथ में अगर हम देखें तो रिलेटेड लॉज और क्या है, RTE लॉ है। एक तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्राइमरी एजुकेशन देने की बात कही जा रही है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और उसको फंडामेंटल राइट के थ्रू अपन उसको यहाँ पे ये एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। और 25% रिजर्वेशन देना है डिसएडवांटेज सेक्शन के बच्चों को और सोसाइटी में ऐसे डिसएडवांटेज ग्रुप्स को।
तो ये मेजर चेंजेस हो गए जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे। अब इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो आगे देखें तो 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके थ्रू जो मेजर इनिशिएटिव लिए गए थे उन पर भी एक नज़र डाल ली जाए। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और आईटी का एजुकेशन में इस्तेमाल। तो ये कंप्लीट पैकेज आपको मिल गया यहाँ पे कि एजुकेशन में कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके प्रोविजंस बने हुए हैं, पिछली जो पॉलिसीज़ थी उनका क्या योगदान रहा है। अभी करंट पॉलिसीज़ को आपने 6 डिफरेंट पिलर्स में देखा कि कैसे अलग अलग स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन कैसे काम कर रहा है। आई होप कि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से समझ में आई होगी और उसके मेजर प्रोविजंस आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन।